हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि सेलोकर एंड आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? केपलर्स लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहानस केपलर। सो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ। सो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एंड जो सन होता है वो एलिप्स के एक फोकाई पे होता है। इसका मतलब ये हमारा एलिप्स है, फोकस इधर भी होता है एंड इधर भी होता है, लेकिन सन जो होता है एलिप्स के एक फोकस पे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये फोकस है और ये हमारा सन यहाँ पर है। तो जो प्लैनेट होता है वो इस ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो सन से सबसे पास में जब होता है प्लैनेट वो इस जगह पे होता है, और जो सबसे दूर होता है वो यहाँ पे होता है। तो इस जगह को बोलते हैं पेरिजी। जब सबसे ज़्यादा पास होता है दैट इज़ पेरिजी, एंड दिस वन इज़ एफओजी। सो दिस इज़ अ एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस इज सन। सो क्या बोलता है फर्स्ट लॉ कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। यू कैन नोट डाउन। हम शुरू करते हैं सेकेंड केपलर्स लॉ। सेकेंड केपलर्स लॉ इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया। So this law states that the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time. इसका मतलब क्या है? अभी हमारा एलिप्स है और यहाँ पे सपोज सन है हमारा, दिस इज़ आवर सन। तो अभी प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है और ये जो होता है नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो है पेरिजी, एंड जो फारदेस्ट होता है वो है एफओजी। दिस इज एफओजी and this is perigee. So this law states that कि अगर planet suppose ये P1 है and this one is P2. So if planet जो होता है अगर P1 से P2 में T टाइम लेता है, कितना टाइम? T टाइम, और एरिया जो लेता है कवर करता है वो A1 है। मीन्स P1 से P2 तक जाने के लिए T टाइम में वो A1 एरिया कवर करता है। और सपोज वही प्लैनेट P3 से P4 में जाने के लिए T टाइम में A2 एरिया कवर करता है। मीन्स P1 से P2 जाने के लिए वो A1 एरिया कवर करता है इन T टाइम, एंड सेम प्लैनेट कवर्स A2 एरिया इन T टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये लोग क्या बोलता है कि जो एरिया है दोनों का वो सेम होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब P1 से लेकर P2 तक जाने के लिए उसने A1 एरिया कवर किया एंड P3 से P4 जाने के लिए A2 एरिया कवर किया। So A1 is equal to A2. Okay? ये लॉ और चीज़ बोलता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब जो वो घूमता है जिस स्पीड से वो कांस्टेंट होता है। अब एक और चीज़ एंगुलर मोमेंटम इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। वो डिफाइन करता है कि हम कैसे बोलते हैं कि एरिया कैसे कांस्टेंट। सो अब हम देखेंगे कि एरिया कांस्टेंट कैसे होता है। हमें एक चीज़ पता है कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है एंड एरियल वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कांस्टेंट इन केपलर्स सेकेंड लॉ। सो दिस इज़ अ एलिप्स। ये हमारा एलिप्स है, यहाँ पे फोकस है। फोकस मतलब यहाँ पे सन है हमारा, और यहाँ पे सपोज हमारा प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट। अब सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं, जिसको SR से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर।
और जो जिस वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है वो है हमारी वेलोसिटी वेक्टर। अब हम बताएंगे कि हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू वी। दिस इज लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर। सो हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। सो हम L इज इक्वल टू एम वी की जगह P लिख सकते हैं, P इंटू आर। ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया। अब हमें पता है कि सपोज़ ये P1 है, ये प्लैनेट P1 और ये P2, यानी उसकी पोजीशन P1 से P2 में गई है, तो वो कितना टाइम में ले रहा है, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। वो सपोज डेल्टा T में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारी है रेडियस और बेस हमारा है V इंटू डेल्टा T। सो हाफ इंटू रेडियस इंटू V डेल्टा T, ठीक है। और ये एरिया को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा A से। अब डेल्टा T को मैं इस तरफ आ रही हूँ तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, तो बचा क्या, हाफ इंटू R इंटू V, ठीक है। अब हमें पता है P इज इक्वल टू M इंटू V होता है, तो अगर मैंने लिखा V इज इक्वल टू P अपॉन M, यानी V इज इक्वल टू P अपॉन M हम लिख सकते हैं, तो मैं इस जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी, V की जगह मैं क्या लिखूँगी, P अपॉन M। सपोज इक्वेशन 1 है तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 2 देते हैं, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो क्या हो जाएगा ये फिर, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ इंटू R इंटू P अपॉन M। डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ। अब हमें पता है R इंटू P का क्या है, R इंटू P यानी एंगुलर मोमेंटम। सो इसका मतलब हम R इंटू P की जगह क्या लिख सकते हैं, L अपॉन M, ओके। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला। लेकिन हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब L इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कवर करता है। सो अब हम इसी टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ेंगे, ये सन। तो जो प्लैनेट होता है, सपोज यहाँ पे प्लैनेट है, ये P1 पोजीशन पे और यहाँ पे आया ये P2 पोजीशन पे, तो जब सन के क्लोज में होता है प्लैनेट, यानी जितना पास में होता है उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। हमने बचपन में ये गेम खेले ही होंगे, जंगल में आग लगी दौड़ो दौड़ो बच्चों। तो इस तरीके से समझ जाना कि जब सन के पास में होता है प्लैनेट तो उतनी तेज़ी से वो भागता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे करके दूर जाता है सन से, वो स्लो हो जाता है। So whenever the planet is nearest to the sun, its speed is high, and when it comes farther, its speed comes low. So अब हम पढ़ेंगे थर्ड केप्लर्स लॉ। थर्ड केप्लर्स लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या स्टेट करता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यानी अब ये हमारा हुआ मेजर एक्सिस, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, बट सेमी मेजर एक्सिस यानी उसका आधा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, ओके। अब ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट the square of is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। इसका मतलब टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो ये है हमारा थर्ड लॉ। थैंक यू।